हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोसे 2018 के पार्ट 2, मतलब जो बचे हुए क्वेश्चन है, मतलब 61 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन व्हेन ए मिक्सचर ऑफ द NaCl एंड K2Cr2O7 इज जेंटली वार्म विद द कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब इस NaCl और K2Cr2O7 को मिक्स मतलब आपस में मिक्स करके उनको हीट करते हैं, मतलब स्लाइटली H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये Cr2O7 कन्वर्ट हो जाता है क्रोमिल क्लोराइड में, मतलब CrO2Cl2 इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो ये क्रोमिल क्लोराइड इज फॉर्म, यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोथ द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर शोन बाय। तो देखो कौन सा कंपाउंड जो है यहाँ ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी करेगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कोबाल्ट एन एन और यहाँ पर एन एन, इसको मैं अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहला मैं बना रहा हूँ कि जब Cl दोनों एक दूसरे के ट्रांस है तो क्या होगा कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये। ठीक है, इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं इसका सिस बनाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं सिस बनाऊंगा तो कोबाल्ट Cl और यहाँ पर मैं N लगाऊं, यहाँ N, और ये कंपाउंड बन गया और ये कॉम्प्लेक्स बना। अब इसका अगर मिरर इमेज आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट आएगा, कोबाल्ट होगा और ये N इस साइड आएगा और ये N इस साइड आएगा। इसके बाद ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ N आएगा, यहाँ पे N आएगा, ये यहाँ बाइंड करेगा, ये Cl भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये देखो प्लेन यहाँ पे क्या है, मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और ये नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेज है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गए, इनएंसियोमर। हाँ, तो इनएंसियोमर हो गए तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ये। तो सिस कन्फर्मेशन ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांस कन्फर्मेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं और ऑप्टिकल भी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO देखो यहाँ 8 है टोटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 है, ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 15 के लिए मैंने क्या बोला था, ये 2.5 होगा। 14 के लिए 3 होता है। एक बार आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ 0.5 घटाते हुए, एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ 0.5 घटाते हुए, तो ये 2.5 होगा। थैलियम सोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, तो थैलियम मतलब ये है आपका बोरान फैमिली का मेंबर है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम और थैलियम। तो Tl होता है। ठीक है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट। Which of the following covalent compound does not have any formally charged atom? तो किसमें नहीं है फॉर्मली चार्ज एटम? सबका स्ट्रक्चर बना के आप देखो, तो पहला बनाओगे तो CH3O और N डबल बॉन्ड O, ये होगा, तो यहाँ पर कोई एटम चार्ज नहीं है। दूसरा बनाओगे आप तो CH3C और यहाँ पर देखो N है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो अब ये कार्बन की वैलेंसी आप कैसे फिलअप करोगे, तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, देखो यहाँ पे या तो ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड कर दो, कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड कर दो, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी। अब नाइट्रोजन पे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दो, तो ऑक्सीजन पे हो गया माइनस और नाइट्रोजन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, एटम पे चार्ज है। तो इसके बाद इसको देखो, ये डाइएजोमीथेन है, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, तो ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, यहाँ भी चार्ज है। इसमें देखो CH3N CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ O है, तो O माइनस कर दो, N के साथ पॉजिटिव कर दो। ठीक है, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं बनाता है क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं अवेलेबल है। तो देखो इन तीनों में चार्ज एटम है और पहले में नहीं है। ठीक है, ये इस वाले में एक भी चार्ज एटम नहीं है।
तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेस्लर रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए सॉल्यूशन ऑफ Ki विद ए सॉल्यूशन ऑफ X, देन द एडिंग KOH सॉल्यूशन हियर X इज। तो देखो जो नेस्लर रिएजेंट होता है वो होता है K2HgI4, ठीक है। तो ये होता है, तो देखो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड है, तो आप क्या मिक्स करोगे, HgCl2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन इन ClO3 एंड ClO4 माइनस। तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O माइनस, ये है टोटल ClO4 माइनस का है। और ClO3 अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस होगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 2 3 4 चार बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 चार सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, चार यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, एक लोन पेयर, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, द नंबर ऑफ आइसोमर्स हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर PCl2F3। तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या है कि हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको एक्सियल पर रखते हैं, ठीक है। तो एक हम एक्सियल पे रखते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फ्लोरीन को रख देते हैं, एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आएगा। तो अब देखो यहाँ क्या होगा कि ये एक्सियल वाले तो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। अब बचे जो आपके ये पॉजिटिव टू निगेटिव इधर जाएगा और इसका पॉजिटिव टू निगेटिव इधर जाएगा, इसका पॉजिटिव टू निगेटिव इधर जाएगा, तो इसका जो है ओवरऑल इधर होगा और इसका इधर होगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ 2 Cl है और यहाँ पर एक फ्लोरीन है, जो कि अगर यहाँ फ्लोरीन होता तो कैंसिल हो जाता, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल 120 होता है, लेकिन यहाँ Cl है तो इस वजह से स्लाइटली ये डिफरेंट होगा, तो ये नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर दूसरा आइसोमर्स आप बनाओगे, जब मतलब Cl को एक्सियल पे रख दोगे और यहाँ पे फ्लोरीन 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 रख दोगे तीनों, तो इस केस में ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, तो सिर्फ एक ही आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है, यही पॉसिबल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो है बराबर होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं और ये 120 डिग्री एंगल होता है और यहाँ फ्लोरीन होने की वजह से, ठीक है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है रिजल्टेंट, ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो 1 है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन का, फॉर एसिटाइल एसीटोनोएटो लिगेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये होता है एसिटाइल एसीटोनोएटो। अब देखो ये दोनों ऑक्सीजन जो है इक्विवेलेंट ऑक्सीजन होते हैं, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन मोनोनेगेटिव है और 2 ऑक्सीजन एटम डोनर है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, शेप ऑफ जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में तो स्क्वायर प्लेनर होता है, ऑक्सी आएगा तो एक ऑक्सीजन ऊपर आ जाता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे होता है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल होता है। अगला क्वेश्चन 6830 Zn है और 0n1 है, तो इधर बस रिएक्शन आप बैलेंस कर दो, तो इधर देखो इधर 2 ऐड कर दो और इधर 4 ऐड कर दो, ठीक है। तो 2He4 क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन प्रेजेंटेड इन p एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो सिंपल, अगर आपके पास p ऑर्बिटल है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होता है कि यहाँ माइनस ओवरलैप करता है, लेकिन यहाँ प्लस प्रेजेंट है, यहाँ माइनस है। तो अब देखो कितने प्लेन प्रेजेंट है, एक प्लेन तो ये जाएगा, ठीक है, और दूसरा प्लेन कौन सा होगा, ये होगा, ठीक, जो एक दूसरे को काटेंगे। तो यहाँ कितने नोडल प्लेन हो गए, एक तो यहाँ से जाएगा और दूसरा ये हो गए, तो नोडल प्लेन यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट इन द डाइबोरेन। तो B2H6 है, तो यहाँ पर कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ, 2, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ। इसके बाद रेडिएशन है विद द हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी जो है यहाँ पे देखो गामा रे का होता है, गामा रे, एक्स रे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट,
ठीक है, फिर विजिबल आता है, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। The wave number of spectral line in the emission spectra of hydrogen will equal to 8 by 9 times of Rydberg constant if the electron jump from। तो आप जानते हो कि 1 by lambda जो है ये वेव नंबर होता है, इज इक्वल टू होता है Rydberg constant RH 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, राइट। अब देखो n1 की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, ठीक है, मतलब n1 जो है हमेशा लोअर स्टेट रहेगा क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है हमेशा, ठीक है। तो n2 सपोज आपका मान लो मैं ले रहा हूँ पहला 3 से 1 में जा रहा है, तो n2 हो गया 3, n1 हो गया 1। तो अगर मैं रिडबर्ग कांस्टेंट रखता हूँ सेम एज, तो यहाँ 1 माइनस 1 बाई 9 होगा, तो 9 माइनस 1 मतलब 8, तो ये 8 बाई 9 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, यही दिया है आपको। तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, बी ऑप्शन होगा, 3 to 1। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस इन विच मेटल आयन आर रिड्यूस टू फ्री मेटल इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। इसमें जो है मेटल जो होता है, आयन होते हैं, उनको रिड्यूस किया जाता है फ्री मेटल के फॉर्म में। 77 ये देखो, वंडरवाल्स कोफिशिएंट ए एंड बी फॉर द रियल गैस, इनके यूनिट को बताना है। तो इक्वेशन जो सही सही लिख लेगा वो इसको इजिली कैलकुलेट करेगा। P प्लस एन ए एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर होता है, ठीक है। V माइनस एन बी इक्वल टू होता है एन आर टी, राइट। तो अब सिंपल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, क्योंकि ये प्रेशर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ A इक्वल टू क्या होगा, P इंटू वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। प्रेशर को हम ATM लिख देते हैं, वॉल्यूम को हम लीटर लिख देते हैं, तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा, और n यहाँ मोल माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लीटर स्क्वायर ATM मोल माइनस 2 सिर्फ इसी में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो अगला है बी, बी के लिए क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू है एन बी। तो यहाँ अगर बी निकालोगे तो V बाई एन, V मतलब लीटर, n मतलब मोल माइनस 1, तो यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब डेंसिटी ऑफ SO3 गैस एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इतना दिया है प्रेशर। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे आप निकालोगे, सिंपल डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, m बाई वी, ठीक है। अब EV इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो 1 मोल के लिए अगर हम निकालेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा RT बाई P। तो अगर मैं यहाँ रख दूँ m अपॉन में V की जगह में RT बाई P, तो ये MP बाई RT आ जाएगा। अब SO3 का मास आप रख दो, ठीक है, प्रेशर 715 रख दो, R की वैल्यू रख दो, टेम्परेचर रख दो 35, और इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। तो आप जो है सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड 2.98 ग्राम पर लीटर के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका डी आंसर करेक्ट है, आप एक बार चेक जरूर कर लेना कितना आ रहा है आपका वैल्यू। और यहाँ जब आप रखोगे ना तो आर की वैल्यू टॉर में रखना, तो ये होता है 62.364, ये होता है लीटर टॉर माइनस, टॉर होता है मोल माइनस 1 केल्विन माइनस 1, ठीक है। ये होता है आर की वैल्यू ये रखना, और सिंपल मास रख दो और प्रेशर रख दो 750, तो टॉर टॉर से कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखो विस्कोसिटी वेलोसिटी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एट ए गिवन टेम्परेचर इज इतना, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी V एवरेज बराबर होता है √8 RT बाई पाई m होता है, ठीक है। हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, √8 RT अपॉन में पाई इंटू 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, V एवरेज अगर निकालूंगा तो 8 RT अपॉन पाई इंटू मॉलिकुलर वेट। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन है तो कितना है, मास 16, 16 गुना 32, ठीक है, 32। अब सिंपल यहाँ 4 रख दो, 4 इंटू कितना करोगे आप, 8 करोगे तब आएगा ना 32। तो यहाँ 4 रख दो, 8 को कॉमन ले लो, तो 4 की वैल्यू डायरेक्टली आपको दिया हुआ है 40, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40, इतना वैल्यू दिया हुआ है ना आपको 40, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया 41 अपॉन √8। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर दो, ये अराउंड 14.14 माइल्स पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये बी आंसर इसका करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर रिएक्शन टू स्पॉन्टेनियस। ये हम सबको पता है कि एंट्रोपी जो सिस्टम और सराउंडिंग का है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। मैक्सवेल रिलेशनशिप डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन डीजी। अच्छा, अब देखो यहाँ से कौन सा मैक्सवेल रिलेशन निकलेगा, तो ये सिंपल आपका फंक्शन है। एग्जैक्टनेस की क्राइटेरिया जो होती है डी एफ, अगर कोई फंक्शन दिया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का है, तो ये एग्जैक्टनेस कब होता है कि जब इसका डबल डिफरेंशिएशन चूंकि इक्वल होता है, तो इस वजह से इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ m का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट रखेंगे, और n का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट रखेंगे। तो सेम यहाँ करूंगा मैं, v का डिफरेंशिएशन करूंगा t के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू माइनस s। अब देखो s का करूंगा p के रिस्पेक्ट में ds बाई dt, और कांस्टेंट क्या रखूंगा t। ठीक है, तो ये आंसर आपका c आएगा। ठीक, तो ये एक्चुअली एग्जैक्टनेस का क्राइटेरिया होता है। व्हाट विल बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ रेफ्रिजरेटर विच रिमूव 1000 कैलोरी हीट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिजेक्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको देखो टेम्परेचर दिया है, ठीक है, तो टेम्परेचर दिया है आपको, और आपको हीट कितना रिमूव हो रहा है वो दिया है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज किया अपॉन में उसकी वर्क डन, ठीक है, इज इक्वल टू होता है आपका टी लोअर, ठीक है, अपॉन में टी हायर माइनस टी लोअर। तो अब देखो यहाँ पर जो आपका क्यू एल है ये 1000 कैलोरी है, तो ये 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू टी लोअर आपका कितना है 0 डिग्री, मतलब 273 केल्विन, अपॉन में टी हायर कितना है 273 प्लस 50, ठीक है, ये माइनस इसमें कितना कर दोगे 273, तो ये 50 बचेगा, तो 50 से 1000 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ऑलरेडी जो है 1000 है, तो ये 50,000 डिवाइडेड बाई 273 आएगा, ठीक है, और जब इसको डिवाइड कर दोगे आप तो इसका आंसर अराउंड मिलेगा 183.5 कैलोरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में भी सॉल्व किया गया है, तो जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं मैं उनसे बोलूंगा कि देखिए कभी भी क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ तो उसमें से हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई एरर हो सकता है, या फिर कोई क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब कोई एक दो क्वेश्चन में एरर हो सकता है, तो उसको हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं। तो जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं उनके से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप लोग जो है प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को हर दिन जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। डेली 8 से 10 क्वेश्चन जो है सुबह मॉर्निंग में पोस्ट होते हैं, उसके आंसर भी पोस्ट होते हैं, और इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को प्रिपरेशन में भी बहुत एडवांटेज मिलेगा। और अभी एक हफ्ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि वहाँ से जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं लीजिए, ठीक है। और प्लीज़ हाँ, जो बच्चे जो है पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितना ज़्यादा हो सकता है मुझे मोटिवेट करो वीडियो को शेयर करके, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो नॉर्मल जो क्यूबिक लैटिस होता है उसका 0.52 होता है, बीसीसी का होता है 0.68 होता है, एफसीसी का होता है 0.74, ये याद रखो आप, ठीक है। तो यहाँ बीसीसी और एफसीसी पूछा है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ क्रिस्टल विद ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तुम्हारा कौन सा यहाँ से स्ट्रक्चर है, तो कौन सा क्रिस्टल है ये सिंपल तुम्हारा माचिस है, माचिस जानते हो ना, वहां पे देखो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन तीनों जो है 90 डिग्री होते हैं, तो ये ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। हाउ मेनी एटम आर देयर इन एन एलिमेंट पैक्ड इन एफसीसी स्ट्रक्चर। तो यार ये तो आप सबको पता है, एफसीसी का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है, देखो कॉर्नर पे है 8 एटम, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो टोटल हो गया 1। अब इसके कितने फेस हैं टोटल क्यूब के 6 फेस हैं, तो 6 फेस पे है जो एक एटम अगर एक फेस पे प्रेजेंट है तो आधा इधर शेयर होता है आधा इधर होता है, ठीक है, तो 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है, तो टोटल हो गया 3, और
3 ये हो गया, ये 1 हो गया, तो टोटल हो गया 4। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अब टर्नओवर नंबर फॉर द एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन, तो ये जो होता है टर्नओवर नंबर आपका जो है वो K2 होता है। तो K2 इक्वल टू होता है R मैक्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल एंजाइम। ठीक है, E0 होता है। तो आप ये याद रखना कि जो K2 होता है आपका, जैसे यहाँ से पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो K1 K इनवर्स बनता है, इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये रेट जो होता है K2 होता है। ठीक है, तो K2 जो है आपका एंजाइम का टर्नओवर नंबर है। ठीक, तो कितना अमाउंट ऑफ इनिशियल जो है एंजाइम यूज्ड हुआ है और हमको रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम कितनी मिल रही है, ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब वो प्रोडक्शन बता रहा है, आउटपुट कितना मिल रहा है, आर मैक्स रेट अपॉन में इनिशियल एंजाइम कितना यूज किया। ठीक, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लीटर मोल -1 सेकेंड -1। यार अब देखो कैसे निकालोगे, डी सी बाई डी टी यही होता है ना रेट, इज इक्वल टू क्या होगा के इंटू सी टू द पावर एन। सिंपल है, डी सी बाई डी टी मोल पर लीटर है। ठीक है, और टाइम क्या है, सेकेंड -1 ऊपर कर दो। अब नीचे ले आओ, सी क्या है, मोल पर लीटर, और इसकी पावर एन ले लो। अब देखो अगर 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 रखोगे तो ये मोल लीटर -1 है, कैंसिल हो जाएगा। 2 रखोगे अगर तो मोल की पावर 2 लीटर की पावर -2, तो ऊपर जाएगा तो मोल -1 हो जाएगा, लीटर +2 हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट प्रेशर 1 atm 0.33 फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सरफेस इज कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूलर N2, द स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज फॉर द एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो इसमें देखो क्या करना है कि पहले लैंगमुर एडजॉर्प्शन जो आइसोथर्म होता है, थीटा इक्वल टू होता है Kp अपॉन 1 + Kp, राइट। P आपको दिया है, थीटा दिया है, K निकाल लीजिए, तो K यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के आसपास आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके बाद डेल्टा जी जो होता है ये होता है -RT ln K, राइट। अब R की वैल्यू आप T की वैल्यू रख दो, और T की वैल्यू 27 दिया है 300, R की वैल्यू 8.314 रख दो, K की वैल्यू 0.5 रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा अराउंड ये 1.76 किलो जूल मोल इनवर्स के आसपास आया था। ठीक है, तो एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। और देखिए कभी कभी आंसर क्या होता है कि जैसे मैं सारे आंसर देखता नहीं रहता हूँ कि हाँ मतलब मैंने जो सॉल्व किया था, तो कभी बाई मिस्टेक क्या होता है कि 3.52 लगा दिया मैंने आंसर, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको अपने प्रोसेस पे बिलीव करना है। ठीक है, जो आपने प्रोसेस किया है वो सही है या नहीं, अगर प्रोसेस सही है तो फिर आपका आंसर सही आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कभी छोटे मोटे मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन उसी लिए मैंने आपको बोला कि आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए वहाँ। ठीक है, pH ऑफ द 10 टू द पावर -3 m H2SO4 सोल्यूशन कितना होगा, तो pH इक्वल टू क्या होगा, -log ऑफ H+ आयन, राइट। अब H+ कितना है ये हमको निकालना है, तो pH H+ दिया 10 टू द पावर -3 m, तो pH कितना हो जाएगा, -log ऑफ 10 टू द पावर -3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, log 10 की वैल्यू 1, तो pH हो जाएगा 3। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द फेज इक्विलिब्रिया H2O एंड H2O वेपर, लिक्विड और वेपर। ठीक है, कंपोनेंट वाटर के केस में 1 होता है। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू होता है C - P+2, कंपोनेंट 1 फेज 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 1 आया, तो इसका करेक्ट आंसर 1। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ A इज फाउंड टू बी बिटवीन 0 एंड A/2। ये क्वेश्चन तो कल ही मैंने सॉल्व कराया था, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, 0.5। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, कहीं ना कहीं जरूर रिपीट होंगे। द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल ऑफ n = 2 to n = 1 पार्टिकल इन ए बॉक्स ऑफ 6 यूनिट एनर्जी इन द सेम यूनिट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल ऑफ n = 3 to 2। देखो पहला जो एनर्जी होता है ये n² अपॉन में 8ml² होता है, राइट, किसी भी n लेवल का। अब यहाँ पे 2 से 1 में जा रहा है, तो 2 का कितना एनर्जी हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4h² अपॉन 8ml², राइट,
1 होगा तो 1 का 1 ही होगा, h² / 8 ml², राइट। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 3h² / 8 ml², राइट। अब इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 6 यूनिट दिया है, ठीक है, एनर्जी में 6 यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके बाद 3 से 2 में जा रहे हो, तो 3 से जब 2 में जा रहे हो तो सिंपली आप क्या करोगे, 4 की जगह पे 3 की जगह 3 आ जाएगा, तो मतलब 2 की जगह पे 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 9 - 4 क्या आएगा, 5 आएगा। तो आपका सिंपल मिलेगा 5h² / 8 ml², राइट। अब देखो 3h² / 8 ml² की एनर्जी है 6, तो यहाँ से अगर मैं 1h² / 8 ml² की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 6/3, और अगर 5 का निकालूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा, ठीक है, 6, तो 2 × 5 10 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए नॉन लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखो नॉन लीनियर होता है, जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n - 5, नॉन लीनियर के केस में होता है 3n - 6, ठीक है, ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जब मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड स्टेट में जाता है, यहाँ पे जाता है, तो इसका एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाता है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - 6 था, तो उसमें से एक घटा दोगे तो ये आएगा 3n - 7 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। और ये जो फ्रीक्वेंसी एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कन्वर्ट होता है वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाता है, और वही जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो उसको कन्वर्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा सी, 3n - 7। अच्छा 94 का देखो, कंबाइनिंग टू रियल वेव फंक्शन एफ एंड जी द फॉलोइंग फंक्शन आर कंस्ट्रक्टेड। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो मुझे लग रहा है, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, ये आप लोग ये क्वेश्चन जरूर चेक करिएगा, अगर किसी को आंसर मिले तो टेलीग्राम पे डिस्कस करना। मुझे जहां तक लग रहा है ए और डी ऑप्शन जो है ये सेम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ए जो है रियल फंक्शन है एफ प्लस जी का। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, कंबाइनिंग टू रियल वेव फंक्शन एफ एंड जी फॉलोइंग फंक्शन आर कंस्ट्रक्टेड। तो एफ और जी रियल फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ए का स्क्वायर करूंगा तो f² + g² + 2fg आएगा। ऐसे ही अगर मैं डी का स्क्वायर करूंगा तो ये i² आएगा, i² की वैल्यू -1, तो ये -f² - g² आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से रियल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ए एंड डी रिप्रेजेंट द सेम स्टेट, बट आई एम नॉट श्योर, तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर चेक कर लेना। फॉर द vibrational Raman spectrum of a homonuclear diatomic molecule, the selection rule under the harmonic approximation, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन रूल क्या होगा, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए चाहे वो माइक्रोवेव हो, मतलब चाहे केवल नॉर्मल रिजिड रोटेटर हो, या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, या रमन माइक्रोवेव हो, ठीक है, माइक्रोवेव नहीं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या रमन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, जो चेंज इन डेल्टा वी होता है, मतलब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में जो चेंज होता है ये हमेशा ±1 आता है। कब, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, ठीक है, ±1 होगा, ये जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर आप इसको जीरो कर दोगे ना तो ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज तो हुआ नहीं, ये तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही चेंज हुआ, क्योंकि आप देखो अगर v = 1 मैं मान ले रहा हूँ, ये v = 2 मान ले रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल है, ठीक है। तो अब जब v में कोई चेंज होगा नहीं तो इसका मतलब ये रोटेशनल ट्रांजिशन है, ठीक। तो v = 0 तो कभी नहीं होगा। अब देखो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 भी होता है, तो ±2 भी होता है, कब होता है, जब n हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होगा, ठीक है, यहाँ n हार्मोनिक होगा, तो +-1 +-2 +-3 ये सारे जो है आपके वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल होंगे। अगर n हार्मोनिक होगा तो यहाँ सिंपल हार्मोनिक दिया है तो यहाँ +-1 होगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द मॉलिक्यूल गिव माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, जिसका डाइपोल मोमेंट होगा वही देगा, CO2 0 है, CH2 0 है, N2 0 है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द एग्रीगेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज, माइसेल बोलते हैं सर्फेक्टेंट के एग्रीगेशन को। कोलराउस लॉ इज एप्लीकेबल टू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड के लिए यूज होता है, ठीक है। तो KCl स्ट्रॉन्ग है, HCl स्ट्रॉन्ग है, बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सिर्फ एसिटिक एसिड के लिए यूज होगा। डेनियल सेल किसको बोलते हैं, कॉपर और जिंक,
तो 1 इलेक्ट्रोड इन कॉपर 2+ एंड कॉपर एंड अदर इज जिंक 2+ एंड जिंक, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। Poiseuille's equation for the rate of flow of fluid through a tube of radius r, length L, volume V, pressure at each end P1 and P2. The pressure at which volume measured P0 and eta coefficient of the viscosity is given by, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका जो रेट ऑफ फ्लो होता है ना, तो ये dv बाई dt होता है, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, dv बाई dt जो रेट ऑफ फ्लो होता है π/8, ठीक है, π/8 p r⁴ अपॉन में होता है ईटा l। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है ये आपको मिलेगा। तो सपोज अगर P1 माइनस P2 है, तो यहाँ देखो πr⁴ है, 8 ईटा l है, और ये P1² है, तो एक P0 से प्रेशर काट हो गया, तो P1 ये माइनस P2 होगा। तो एक तरीके से ये मुझे आंसर सही लग रहा है, इसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये आंसर सही है या नहीं है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया इसको पढ़े हुए, तो ये अभी मतलब उतना मुझे इसका आंसर भी नहीं मिला। तो ये एक बार आप लोग ज़रूर सॉल्व करना और सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सी सही होना चाहिए। आप लोग इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताओ कि क्या आएगा, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कंटेंट अवेलेबल करा सकूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ताकि वो अपने एग्जाम में जाने से पहले इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हों तो वो कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। आप लोग पढ़ते बहुत कुछ हैं, आप लोग इतना पढ़े हुए होते हैं कि आप लोगों को पता नहीं रहता कि आप लोग कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये होती है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पे घबरा जाते हैं कि यार क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो मेनली आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ज़्यादा आप क्या होगे, मेंटली स्ट्रांग रहोगे और उतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ मोटो यही है क्वेश्चन बनाने का कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाएं और जितना बेनिफिट हो सकता है आप लोग लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।